अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। मैं ब्याह कर आई तो ससुराल का घर तंग पड़ने लगा। कमरे कम और अफराद ज़्यादा थे। सास ससुर ने फैसला किया कि हम बेटे और बहू को अलहदा घर में शिफ्ट कर देते हैं। चूँकि बंगला नया बना था, ससुर साहब किराए पर उठाना ना चाहते थे कि किरायादार नए घर को ख़राब कर देंगे। इस इलाके में सभी बंगले नए थे, आबादी ज़्यादा नहीं थी, ज़्यादातर प्लॉट खाली पड़े थे। शुक्र है कि हमारी तरफ के चारों बंगले आबाद थे। पड़ोसी अच्छे हों तो तन्हाई का एहसास नहीं होता। हम भी यहाँ आकर खुश थे। हमारी बाईं तरफ का एक घर खाली था, उसके बाद वाला बंगला आबाद था और इसमें मिसेस आसिम रिहाइश पजीर थीं, जो मेरी हम उम्र थीं और उनके शोहर एक बैंक में ऑफिसर थे। वो सुबह जाते तो 6-7 बजे तक लौटते। इस दौरान वो भी अकेली होती तो नाश्ते के बाद मेरे पास आ जाती थी। हम गपशप करते, इकट्ठे चाय या कॉफ़ी पीते। दोपहर का खाना बनाने का वक्त हो जाता तो वो चली जाती। मैं भी किचन में खाने में मसरूफ़ हो जाती। सफाई वगैरह के लिए मुलाजमा थी, जो 4 बजे तक काम ख़त्म करने के बाद रुखसत हो जाती। थोड़ी देर अम्मी और बहनों या फिर सास नंद से फ़ोन पर बातें करते वक्त बीत जाता। इतने में अहफाज आ जाते। रात का खाना अक्सर बाहर खाते। ज़िंदगी ऐसे ही हंसी खुशी रवां दवां थी। एक दिन 10 बजे शब लौटे तो बराबर वाले बंगले में रोशनी देखी। खुशी हुई कि चलो बाईं तरफ का पड़ोस भी आबाद हो गया। सोचा सुबह पता चलेगा कि कौन लोग आए हैं। बराबर वाले घर में एक औरत मिसेस तैयब के पास काम करने आती थी। उसका नाम जुलेखा था। वो कभी कभी मेरे घर भी आ जाती। कहती कि बेगम ने आज बिरयानी बनाई थी, आपको भिजवाई है। कभी किसी और बहाने आकर थोड़ी देर को टिक जाती और इधर उधर की बातें करके चली जाती। उस रोज़ जुम्मे का दिन था। जुलेखा आ गई और उसने बताया कि आज मिसेस तैयब घर पर नहीं हैं, शायद मैके चली गई हैं। मैं तो वक्त पर आ गई हूँ, लेकिन उनके गेट पर ताला है। सोचा 2 घड़ी आपके पास बैठ जाती हूँ, शायद वो आ जाएं। जुलेखा, ये हमारे बराबर वाले घर में कौन लोग आए हैं, कुछ पता है? वो बोली, मियाँ बीवी हैं, नई शादी हुई है। साहिब का नाम कलीम है। साहिब सुबह चले जाते हैं और रात को आते हैं। बाजी सारा दिन अकेली रहती हैं, तभी किसी के बात करने की आवाज़ नहीं आती। तुम मिली हो उनसे? जी, मुझे बुलाया था घर की सफाई कराने के लिए। ये नई बाजी कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। मैं 4 दिन गई थी, सारा घर साफ़ कर दिया। अब एक दिन छोड़कर एक दिन घंटे भर को जाती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन वगैरह और दीगर काम वो खुद करती हैं। उम्र क्या है उनकी? आपके जैसी हैं, 18 बरस की होंगी, मगर सादा रहती हैं, नई दुल्हन नहीं लगती। बहुत खामोश तबीयत है, ज़्यादा बातें नहीं करती। फौजिया नाम है उनका। अब उनके घर जाना तो मेरा सलाम कहना, और ये भी कहना कि कभी हमारे घर भी मिलने आ जाएं, वरना हम वहाँ आ जाते हैं। जुलेखा ने मेरा पैगाम पहुँचा दिया। फौजिया ने जवाब दिया, जब चाहें आ जाएं, मगर शाम के बाद मेरे शोहर घर होते हैं, मैं उनके साथ बाहर घूमने चली जाती हूँ। मैंने सोचा कि फौजिया नई दुल्हन है, इसलिए कहीं आने जाने से शर्माती है, क्यों ना मैं पहल कर लूँ और उससे मिल आऊँ। केक मंगवाया और 11 बजे दिन उसके गेट पर पहुँच गई। बेल बजाई। उसने झरी से देखा और पूछा, कौन है? मिसिस अहफाज, मैं आपके बराबर वाले घर से आई हूँ। फौजिया ने गेट खोल दिया और धीमी सी मुस्कुराहट से इस्तकबाल किया। मैंने केक का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। इतने रोज़ हो गए, आप तो आई नहीं, मैं मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया, उसने खुश होकर कहा। मैं भी तन्हाई से घबराती थी, लेकिन नई जगह नए लोगों से मिलने से झिझक तो होती है। वो चाय बनाकर ले आई। फौजिया काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन खुश नज़र नहीं आती थी। कितने दिन हुए हैं शादी को? थोड़े दिन हुए हैं। मैका दूसरे शहर में है क्या? लाहौर में है। तभी उदास लगती हो, मेरे घर आ जाया करो। फौजिया फिर भी हमारे घर ना आई। 2 हफ्ते बाद मैं दोबारा गई। उसे याद दिलाया कि तुमने आने का वादा किया था, क्यों नहीं आई? मिलना जुलना रखना चाहिए ना, तुम अकेली होती हो और मैं भी। मुझे अपनी बड़ी बहन समझो। वो सर हिलाती रही। हाँ, आप ठीक कहती हैं, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। 1 माह और बीत गया। मौसूफ़ा फिर भी ना आई। मुझे शक हुआ। अहफाज से कहा, अजीब औरत है, बहुत प्यार से मिलती है, पर आने का वादा भी करती है, लेकिन नहीं आती। शायद शोहर इजाज़त नहीं देता। तुम कलीम साहब से मिलो तो उनसे कहना कि मेरी बेगम कई बार आपकी बेगम से मिलकर आई हैं, मगर वो नहीं आती, क्या वजह है?
क्या आपने उन्हें आने जाने से रोका हुआ है? इत्तफाक से अगले रोज़ ही कलीम साहब की मुठभेड़ गेट पर मेरे शोहर से हो गई। दोनों दफ्तर जाने को घरों से निकले थे। एहफाज ने सलाम दुआ की और फिर मेरा पैगाम उनके गोश गुजार कर दिया। वो बोले, मैंने उन्हें नहीं रोका, ज़रा सुस्त हैं, काहली से काम लेती हैं, मैं भेजूँगा उन्हें। अगले दिन फौजिया हमारे घर आ गई। बोली कि कलीम ने मुझे कहा कि पड़ोस में जाती तुम खुद नहीं हो और लोग तुम्हें मेरा कैदी समझते हैं। वो चंद मिनट मुश्किल से बैठी। मैंने चाय बनाने को मुलाजमा से कहा तो बोली, तकल्लुफ़ ना करो, कलीम घर पर हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी वक्त आऊँगी। यूँ वो दोबारा आने का कहकर चली गई। उसके मोहब्बत भरे रवैये पर मैं हैरान रह गई। कलीम साहब के मकान के दाईं तरफ वाले घर से एक रोज़ मिसिस तैयब आईं और बताया कि कल उनके घर से फौजिया के रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या तुमने कुछ सुना है? मैंने कहा, नहीं, मुझे तो आवाज़ नहीं आई, शायद मैं सो गई थी। क्या वक्त था? रात के 12 बजे होंगे। अगले रोज़ मैं फौजिया के घर चली गई, सोचकर हो सकता है कि किसी तकलीफ़ के बाइस रोई हो, इंसान बीमार भी हो सकता है। बेल दी तो जुलेहा ने गेट खोला। फौजिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी थी और उसकी आंखें सूजी हुई थीं। मैंने पूछा, रात तुम रोई थी क्या? क्या बात थी? कहने लगी, कुछ नहीं, पेट में दर्द था। कलीम ने दवा खिलाई तो आराम आ गया और मैं सो गई। फौजिया के बयान से लगा कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। ज़्यादा कुरेदना मुनासिब न समझा। अगले रोज़ जुलेहा आई। उसने बताया कि कलीम ने रात को उसे मारा था, जिससे फौजिया के जिस्म पर नील पड़ गए थे। मैंने इस्त्री गर्म करके टकोर की है, बेचारी हिल जुल भी नहीं सकती। किस वजह से मारा था, ये बात जुलेहा को मालूम न थी। मुझे क्या बताती? बहरहाल अफसोस हुआ कि बज़ाहिर कलीम ऐसा न लगता था, बहुत मुहज़्ज़ब नज़र आता था। अल्लाह जाने क्यों बीवी पर हाथ उठाया। पूछने की नौबत न आई। फिर ये रोज़ का मामूल हो गया। रोज़ ही फौजिया के रोने की आवाज़ आती, जैसे कलीम उसे मारता हो। पता नहीं उनके बीच ऐसा क्या झगड़ा चल रहा था जो ख़त्म होने का नाम न लेता था। मुझसे ना रहा गया। दिन के वक्त कलीम साहब ऑफिस चले जाते थे। मैं फौजिया के घर गई। वो बेसुध पलंग पर पड़ी थी, उससे उठा नहीं जाता था। जुलेखा ने दरवाज़ा खोला। वो फौजिया की पांती बैठी थी। जाते ही पूछा, क्या फिर मारा है उसने तुम्हें? मेरे अपनायत भरे लहजे पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, रोज़ ही मारता है, सारे बदन पर नील पड़ गए हैं, मेरा बदन अब तो फोड़े की तरह दुखता है। आखिर मारने की वजह क्या है? कोई ख़ास वजह नहीं होती। प्यार भी बहुत करते हैं, ज़रा सी बात पर मूड भी ख़राब कर लेते हैं, मारने पर उतर आते हैं, माफ़ी मांग कर मना लेते हैं। ये कैसा प्यार है भाई? ये तो सरासर अजियत पसंदी है। शायद नफ्सियाती मरीज़ है तुम्हारा शोहर। हमारे साहब तो कभी ऐसा नहीं करते। फौजिया ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि छोड़िए इस बात को। कलीम दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, बस गुस्से के तेज़ हैं। उनका गुस्सा वक्ती होता है। फौजिया के हौसले और सब्र पर मैं उसका मुंह तकती रह गई। एक शाम को उसके बराबर वाली पड़ोसन मिसिज आसिम आ गईं। कहने लगी, रबिया फ़ौरन आओ, आज तो वो शकील कल्ब फौजिया बेचारी को मार ही डालेगा। मुझसे उसकी कराहें बर्दाश्त नहीं होती। अब हम लोगों को कोई एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने हमारा सुकून बर्बाद कर दिया। मैं मिसेस आसिम के कहने पर अपने सहन से निकली और कलीम की दीवार पर कान लगाए तो फौजिया की दर्दनाक सिसकियाँ सुनाई देने लगीं। फिर सिसकियाँ रोने की बुलंद आवाज़ में तब्दील हो गईं। तब लगा किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो उसे मार रहा है। एहफाज से पूछे बगैर मैं उन हालात में किसी के घर नहीं जा सकती। मैंने उन्हें साफ बता दिया। वो अफसोस करके घर लौट गईं।